Hello and welcome viewers and students. Today we are going to analyze paper 024896 of our series। हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 96 का विश्लेषण। पेपर 96 आपकी स्क्रीन्स पर। पहला सवाल संख्या 76। अब हमारा निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में कुछ अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, रेखांकित शब्द हैं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इन अंडरलाइंड वर्ड्स के लिए सही इडियम की निशानदेही करता हो। पढ़ते हैं। रितिका हैड अ नैरो स्केप वाइल ड्राइविंग रेकलेसली ऑन द हाईवे। विद्यार्थी ध्यान दें, रेकलेसली का अर्थ है लापरवाही से, नैरो स्केप का अर्थ है बाल बचाव। तो रितिका जब लापरवाही से हाईवे पर गाड़ी चला रही थी तो वो दुर्घटना होते होते बाल बची। हमारा आंसर होगा क्लोज शेव। टू हैव अ क्लोज शेव का अर्थ है बाल बचना। जब आप संकट के बहुत करीब पहुंच जाएं पर फिर भी दुर्घटना से बच जाएं तो उस दुर्घटना से बाल बचने को इंग्लिश में कहते हैं टू हैव अ क्लोज शेव। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर ना करें। ऑप्शन ए कम इन हैंडी का अर्थ होता है उपयोगी सिद्ध होना। अगर कोई चीज आपके कम इन हैंडी हो रही है तो उपयोगी सिद्ध हो रही है। कॉक अ स्नूक ऑप्शन बी एक अच्छी इडियम है जिसका अर्थ है किसी चीज का निरादर करना, तिरस्कार करना। इफ यू कॉक अ स्नूक एट रूल्स तो आप नियमों का तिरस्कार करते हैं, अनादर करते हैं। एंड ऑप्शन सी टच अ रॉ नर्व का अर्थ है किसी की दुखती रग पर हाथ रखना, अर्थात ऐसी बात आदि कहना जिससे उसे तकलीफ हो, तो दुखती रग दबाना या दुखती रग पर हाथ रखना। हमारा आंसर ऑप्शन डी क्लोज शेव ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77 आपकी स्क्रीन्स पर। सवाल का निर्देश पढ़ते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग्स टू रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में दो रेखांकित शब्द हैं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इन रेखांकित शब्दों की सही स्पेलिंग्स बताता हो। पढ़ते हैं। देयर वॉज एन अनाउंसमेंट बाय द डायरेक्टर। अनाउंसमेंट है घोषणा, डायरेक्टर द्वारा एक घोषणा की गई ऑफ द कंपनी दैट ग्रैब्ड द अटेंशन ऑफ द एम्प्लॉइज। विद्यार्थी ध्यान दे, अटेंशन है ध्यान, एम्प्लॉइज है कर्मचारी। ग्रैब का अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है किसी को पकड़ना, किंतु यहां ग्रैब द अटेंशन का अर्थ है किसी का ध्यान अपनी ओर खींचना। हमारा कौन सा ऑप्शन है जो आंसर होगा? ऑप्शन डी सही आंसर है। अनाउंसमेंट की स्पेलिंग में यहां एन नहीं है और ग्रैब्ड की स्पेलिंग में दो भी होने चाहिए थे। अनाउंसमेंट ANNOUNCEMENT और ग्रैब्ड GRABBED। वो ऑप्शन जो इन दोनों स्पेलिंग्स को ठीक करके बताता है वो है सिर्फ ऑप्शन डी। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए में अनाउंसमेंट की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन बी में ग्रैब्ड की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन सी में दोनों स्पेलिंग सी गलत है। हमारा आंसर निसंदेह अंतिम ऑप्शन डी ही होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78 हमारा निर्देश है हम दिए गए वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलें। पढ़ते हैं। राम्या लाफ्ड एट मी। विद्यार्थी ध्यान दें, ऐसे वाक्यों में सबसे पहले दिए गए वाक्य के टेंस को पहचानिए। सब्जेक्ट राम्या के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है। टेंस हुआ सिंपल पास्ट टेंस। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें वॉस अथवा वर्ब के साथ जैसी भी आवश्यकता हो वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग किया गया हो। नया सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में होगा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब होगी वॉस, आई वॉस और फिर थर्ड फॉर्म लाफ्ड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो आई वॉज लाफ्ड एट बाई राम्या। निसंदेह हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा, आई वॉज लाफ्ड एट बाई राम्या। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। आई एम लाफ्ड नहीं, आई वर लाफ नहीं, आई वर लाफ्ड भी नहीं और अंतिम ऑप्शन आई शैल लाफ बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर होगा मात्र ऑप्शन ए, आई वॉज लाफ्ड एट बाई राम्या। राम्या द्वारा मुझ पर हंसा गया। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79 आपकी स्क्रीन्स पर। अब निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड रेगुलैरिटी फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में हमारा आंसर वो शब्द होगा जो प्रश्न शब्द रेगुलैरिटी का एंटोनिम हो, विलोम शब्द हो। पढ़ते हैं। द डॉक्टर्स एग्जामिनेशन रिवील्ड अ सिग्निफिकेंट एबनॉर्मलिटी इन द पेशेंट्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर का अर्थ है हृदय तथा रक्त वाहिकाओं से संबंधित, रिलेटेड टू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हृदय तथा रक्त वाहिकाओं से संबंधित शरीर के तंत्र को कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम।
द डॉक्टर्स एग्जामिनेशन, चिकित्सक ने जो परीक्षण किया उसने रिवील किया, उजागर किया। सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का अर्थ है महत्वपूर्ण या बड़ी। एबनॉर्मलिटी का अर्थ है असामान्यता इन द पेशेंट्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। विद्यार्थी ध्यान दें, प्रश्न शब्द है रेगुलरिटी जिसका अर्थ है सामान्यता। एंटोनिम निसंदेह होगा एबनॉर्मलिटी, असामान्यता। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। एग्जामिनेशन हम जानते हैं परीक्षण है, रिवील है डिस्क्लोज करना, उजागर करना, किसी चीज को सामने लाना। और सिग्निफिकेंट का अर्थ है महत्वपूर्ण या बड़ी। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में एक रेखांकित सेगमेंट है, अंडरलाइन सेगमेंट है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे ठीक करे। द यंग वुमन वॉज एनीथिंग देन मॉडेस्ट। मॉडेस्ट का अर्थ है विनम्र। वाक्य में एरर कहाँ है? एरर निसंदेह यहां है, एनीथिंग देन नहीं, एनीथिंग बट होना चाहिए। एनीथिंग बट का अर्थ होता है नॉट एट ऑल। वाक्य को पढ़ते हैं। द यंग वुमन, जो युवा महिला थी, वॉज एनीथिंग बट मॉडेस्ट। बट का अर्थ है सिवाय या को छोड़कर। वो युवा महिला विनम्र को छोड़कर कुछ भी थी, अर्थात वो विनम्र तो बिल्कुल भी नहीं थी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। एनीथिंग बट का अर्थ है नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कहते हैं द फूड वॉज एनीथिंग बट टेस्टी, तो इसका अर्थ हुआ फूड टेस्टी तो बिल्कुल भी नहीं था। मीन्स टेस्टी को छोड़ के वो कुछ भी रहा हो, टेस्टी तो वो बिल्कुल भी नहीं था, स्वादिष्ट तो वो बिल्कुल भी नहीं था। जो वो युवती थी, युवा महिला थी, वो विनम्र तो बिल्कुल भी नहीं थी। वॉज एनीथिंग बट मॉडेस्ट का अर्थ है वो विनम्र या हम्बल तो बिल्कुल भी नहीं थी। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। नथिंग एल्स, एवरीथिंग, नॉट ऑल, बिल्कुल नहीं। नॉट एट ऑल होता तो हम इस पर विचार कर सकते थे, हमारा आंसर हो सकता था, पर नॉट ऑल नहीं, एवरीथिंग भी नहीं, नथिंग एल्स कुछ अन्य भी नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81 आपकी स्क्रीन पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो दिए गए डिस्क्रिप्शन को वन वर्ड में एक्सप्रेस करता हो, एक शब्द में उसको सब्स्टिट्यूट करता हो। द कैरेक्टर एंड एटमॉस्फियर ऑफ अ प्लेस, किसी जगह का वातावरण या माहौल उस जगह का कैरेक्टर या एटमॉस्फियर है। हमारा आंसर होगा एम्बियंस। विद्यार्थी ध्यान दें, किसी होटल या रेस्टोरेंट का माहौल बहुत अच्छा है तो आप कहेंगे दी एम्बियंस इज रियली ग्रेट। एम्बियंस है कहीं का माहौल, कहीं का वातावरण। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। कार्टोग्राफी का अर्थ है मानचित्र कला या नक्शा नवीसी। ये वो अध्ययन है या विज्ञान है जिसके माध्यम से आप नक्शे बनाते हैं, मैप्स ड्रॉ करते हैं। इन्वायरमेंटल का अर्थ है पर्यावरणीय या वातावरणीय। विद्यार्थी ध्यान दें, यदि इन्वायरमेंटल के स्थान पर मात्र इन्वायरमेंट होता तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था। अंतिम ऑप्शन हेवन का अर्थ है रेफ्यूज या आश्रय या शरण स्थली। विद्यार्थी ध्यान दें, हेवन और हेवन दो अलग शब्द हैं। शब्द हेवन का अर्थ है स्वर्ग, जबकि हेवन का अर्थ है शरण स्थली या आश्रय या रेफ्यूज। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम फॉर द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। हमें एक वाक्य मिला है एक बार फिर से जिसमें एक रेखांकित खंड है, एक अंडरलाइन सेगमेंट है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इस अंडरलाइन खंड या सेगमेंट के लिए सही इडियम या मुहावरे की निशानदेही करे, पहचान करे। पढ़ते हैं। द न्यू एंटरेंट, एंटरेंट है प्रवेश करने वाला, इन द क्लास फेल्ट अनकंफर्टेबल एज ऑल वर अनफैमिलियर टू हिम। विद्यार्थी ध्यान दें, टू फील अनकंफर्टेबल का अर्थ है बेचैन महसूस करना, अनफैमिलियर का अर्थ है अपरिचित। तो कक्षा में जो नया व्यक्ति जिसने प्रवेश किया वो थोड़ा बेचैन महसूस कर रहा था क्योंकि सभी उसके लिए थे अपरिचित। हमारा आंसर कौन सी इडियम होगी? हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, वॉज अ फिश आउट ऑफ वाटर। टू बी अ फिश आउट ऑफ वाटर और टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर का अर्थ है बेचैन महसूस करना, जलबिन मछली की तरह। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। बेरीड हिज हेड इन द सैंड। टू बेरी वंस हेड इन द सैंड का अर्थ होता है अपने सिर को रेत में डाल देना, रेत में घुसा देना, जैसे शुतुरमुर्ग की तरह। अर्थात
मिलने वाली चेतावनियों या संकेतों को पूरी तरह से इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना। तो अगर आप मिलने वाले संकेतों या वार्निंग्स या चेतावनियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनसे बेखबर हो रहे हैं, शुतुरमुर्ग की तरह अपने सर को रेत में धंसा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? यू आर बरीइंग योर हेड इन द सैंड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, टू बी लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का अर्थ होता है किसी ग्रुप आदि द्वारा एक्सक्लूड किया जाना, निग्लेक्ट किया जाना या इग्नोर किया जाना। तो अगर आप किसी ग्रुप आदि द्वारा निग्लेक्ट किए जा रहे हैं, इग्नोर किए जा रहे हैं, तो यू आर बीइंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। अंतिम ऑप्शन डिड नॉट गिव अ फिग, प्रेजेंट में डू नॉट गिव अ फिग, नॉट टू गिव अ फिग का अर्थ है किसी चीज की बिल्कुल परवाह न करना, बिल्कुल केयर न करना। इफ यू डू नॉट गिव अ फिग अबाउट समथिंग, यू डोंट केयर एट ऑल। हमारा आंसर टू बेरी वंस हेड इन द सैंड या टू बी लेफ्ट आउट इन द कोल्ड या नॉट टू गिव अ फिग नहीं होगा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, वॉज अ फिश आउट ऑफ वाटर। जल बिन मछली था, बेचैन था। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83 आपकी स्क्रीन पर रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स का एक प्रश्न है। इसे हल करने की विधि से आप वाकिफ है। दिए गए सेगमेंट्स को पढ़ें और फिर उन्हें सही क्रम में रीअरेंज करें, अनस्क्रैम्बल करें। पढ़ते हैं। द रिसर्च पेपर एनालाइजेस, एनालाइज का अर्थ है विश्लेषण करना, द रिलेशनशिप बिटवीन डाइट, संबंध किसके बीच में? खुराक, एंड डिजीज, बीमारी के बीच में, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का अर्थ है व्यायाम या वर्जिश, इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, मेंटेनिंग है बनाए रखना। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो गया है कि कोई रिसर्च पेपर है जिसने खुराक और बीमारी तथा एक्सरसाइज के बीच में संबंध का अध्ययन किया है। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वे हैं RPQ और RS। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड होगा P, द रिसर्च पेपर एनालिसिस। जो रिसर्च पेपर है, अनुसंधान पत्र है, वो विश्लेषण करता है किसका? इंट्रोडक्टरी खंड P के बाद Q, एनालाइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन डाइट, खुराक, एंड डिजीज, डाइट तथा डिजीज, खुराक और बीमारी के बीच के संबंध का अध्ययन करता है। Q के उपरांत मात्र R, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ, और किसके महत्व को? अंतिम खंड सिर्फ S हो सकता है, एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ। और इस अध्ययन का इसका विश्लेषण करता है कि वर्जिश या व्यायाम आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में क्या भूमिका निभा सकती है। तो एक रिसर्च पेपर है जिसने अध्ययन किया है खुराक व बीमारी के बीच के संबंध का और एक्सरसाइज के महत्व का। हमारा आंसर वो सेगमेंट होगा, वो ऑप्शन होगा जिसमें सबसे पहले P हो, फिर सेगमेंट Q हो और अंत में सेगमेंट्स R तथा S हो। ऐसा ऑप्शन जिसमें सेगमेंट्स P के उपरांत Q, R, S आ रहे हों है सिर्फ ऑप्शन B, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में एक रेखांकित खंड है, एक शब्द है रेखांकित। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसका सही सिनोनिम बताता हो, पर्यायवाची बताता हो। पढ़ते हैं, द डिटीरियरेटेड बिल्डिंग, डिटीरियरेटेड है जो काफी खराब हो गई है। बिल्डिंग वॉज डिक्लेयर्ड अनसेफ, अनसेफ है असुरक्षित फॉर द इनमेट्स। इनमेट्स का अर्थ है किसी बिल्डिंग आदि में रहने वाले लोग, जैसे किसी हॉस्पिटल या फिर पागलखाने या फिर हॉस्टल में रहने वाले लोगों को उस हॉस्पिटल, हॉस्टल आदि के इनमेट्स कहा जाएगा। इनमेट्स ऑफ अ हॉस्टल, किसी जेल में रहने वाले लोग भी वहाँ के इनमेट्स होते हैं। जैसे प्रिजन, कोई जेल हो उसमें रहने वाले लोग प्रिजन के क्या हुए? इनमेट्स। तो किसी जेल के संदर्भ में उसमें रहने वाले कैदी, किसी अस्पताल के संदर्भ में मरीज इत्यादि। तो जो खराब हो चुकी बिल्डिंग थी उसे असुरक्षित घोषित कर दिया गया उसके इनमेट्स के लिए, यानी उसके अंदर रहने वाले लोगों के लिए, कैदी या फिर हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी या हॉस्पिटल में मरीज, जैसी भी स्थिति हो। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, डिलैपिडेटेड का अर्थ है जीर्ण शीर्ण, जिसकी हालत बहुत खराब हो। कोई डिलैपिडेटेड गाड़ी है तो बहुत टूटी फूटी हालत में है, बिल्डिंग डिलैपिडेटेड है तो जीर्ण शीर्ण है, टूटी फूटी हालत में है। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। डिप्रेस्ड का अर्थ होता है मायूस, उदास या निराश। रिप्रोबेट का अर्थ है कोई सिद्धांत विहीन व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति। और एमिलियरेट का अर्थ है किसी चीज को बेहतर बनाना, इंप्रूव करना, किसी खराब स्थिति में सुधार करना। तो इंप्रूव करना, एमिलियरेट करना है जहां आप किसी तकलीफ वगैरह को
पहले से सुधार रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। हमें मिला है पैसिव वॉइस का एक वाक्य। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसको ठीक तरीके से एक्टिव वॉइस में बदल दे। पढ़ते हैं पैसिव वॉइस में दिए गए वाक्य को। द बेल इज रंग बाय द पियन। रंग थर्ड फॉर्म है रिंग की, पियन है चपरासी। विद्यार्थी ऐसे वाक्यों में सबसे पहले टेंस की पहचान करें। सब्जेक्ट द बेल के साथ इज और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। टेंस हुआ सिंपल प्रेजेंट, वॉइस आप जानते हैं पैसिव है, हमें इसे बदलना है एक्टिव में। एक्टिव में वाक्य की रचना या बनावट होगी नए सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस अगर नया सब्जेक्ट सिंगुलर है, कोई ऐसी एस नहीं यदि वो प्लूरल है तो। नया सब्जेक्ट होगा द पियन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी रिंग और रिंग में एस लगाएंगे तो रिंग्स। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें दे रहा हो द पियन रिंग्स द बेल। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है, द पियन रिंग्स द बेल, सिंपल प्रेजेंट टेंस और वॉइस हुआ एक्टिव। अन्य ऑप्शंस को एक नजर देख लेते हैं। द पियन हैज रंग, बिल्कुल नहीं, हैज के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए और वैसे भी ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बिल्कुल नहीं। द पियन रैंक्ड, ओ बिल्कुल नहीं, रैंक तो वर्ब की फॉर्म ही नहीं है, रिंग की सेकेंड फॉर्म है रैंक। और अंतिम ऑप्शन द पियन रैंक द बेल, नहीं, हमें वाक्य प्रेजेंट सिंपल का चाहिए ना कि सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल का। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86 आपकी स्क्रीन पर। एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स का एक वाक्य है। दिए गए खंडों को पढ़ें और सही क्रम में जमाएं। पढ़ते हैं। दैट फर्दर ट्रीटमेंट, कि आगे का जो ट्रीटमेंट था कंप्लीटली यूजलेस। कंप्लीटली यूजलेस का अर्थ है पूरी तरह से बेकार। द डॉक्टर्स कंक्लूडेड, डॉक्टर्स ने यह निष्कर्ष निकाला, वुड बी। इतना पढ़ने पर हम समझ गए हैं कि डॉक्टर्स का निष्कर्ष है कि आगे ट्रीटमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी अथवा कोई फायदा नहीं होगा, पूरी तरह व्यर्थ रहेगा। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स है वो है CA और DB। सबसे पहले द डॉक्टर्स कंक्लूडेड, डॉक्टर्स ने निष्कर्ष निकाला, इंट्रोडक्टरी खंड है। क्या निष्कर्ष निकाला? दैट फर्दर ट्रीटमेंट, कि आगे का जो ट्रीटमेंट है, जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके बाद का जो ट्रीटमेंट होगा या और आगे का ट्रीटमेंट वुड बी, वो होगा कंप्लीटली यूजलेस। ट्रीटमेंट वुड बी और अंतिम खंड मात्र बी ही हो सकता है, वुड बी कंप्लीटली यूजलेस। डॉक्टर्स ने निष्कर्ष निकाला कि और आगे ट्रीटमेंट करना पूरी तरह व्यर्थ होगा, बेकार होगा। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो C, उसके उपरांत A और अंत में D और B। ऐसा ऑप्शन है मात्र ऑप्शन D, CADB। द डॉक्टर्स कंक्लूडेड, डॉक्टर्स ने या चिकित्सकों ने निष्कर्ष निकाला कि और आगे ट्रीटमेंट पूरी तरह व्यर्थ होगा। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87। निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। हमें बताना है प्रश्न शब्द का पर्यायवाची या सिनोनिम। प्रश्न शब्द है वॉर्न। विद्यार्थी ध्यान दे, वॉर्न वेयर की थर्ड फॉर्म है जिसका अर्थ है पहना हुआ, किंतु वॉर्न एक विशेषण के रूप में एक अन्य अर्थ रखता है जिसका अर्थ है घिसा हुआ। अगर मैं कहूँगा वॉर्न टायर तो अर्थ हुआ घिसा हुआ टायर जो काफी घिस चुका है, तो विशेषण या एडजेक्टिव के रूप में वॉर्न है घिसा हुआ। हमारा आंसर होगा रेगिड। रेगिड का अर्थ भी है काफी घिसा हुआ, काफी टेटर्ड। टेटर्ड मीन्स जिसके चिथड़े निकल रहे हो, काफी घिसा हुआ हो। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। एनर्जेटिक है ऊर्जावान, डिमिन्यूटिव है स्मॉल। तो हम किसी के लिए कहें शी इज अ डिमिन्यूटिव वुमन तो अर्थ हुआ वो बहुत छोटे कद की महिला है। डिलेमा आप जानते हैं, कोई उलझन, दुविधा या कश्मकश, जहां आप तय नहीं कर पा रहे क्या करें। हमारा आंसर अंतिम ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88। एक बार फिर से हमें बताना है सिनोनिम और वो भी रेखांकित शब्द का। हमें वाक्य में एक रेखांकित शब्द अंडरलाइंड वर्ड मिला है, पढ़ते हैं। द डॉक्टर्स से, चिकित्सक कह रहे हैं, दैट द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग या अधिकांश लोग, हु अटेंडेड द फेस्ट। फेस्ट का अर्थ है कोई उत्सव या ऐसा ही आयोजन, फेस्टिवल के लिए फेस्ट है। हैव टेकन इल,
टेक इल का अर्थ होता है बीमार पड़ जाना, टू फॉल इल या टू टेक इल एज ए रिजल्ट ऑफ कंज्यूमिंग एडल्टरेटेड फूड। कंज्यूम का अर्थ है उपभोग करना, एडल्टरेटेड का अर्थ है मिलावटी। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो एडल्टरेटेड का सिनोनिम हो, पर्यायवाची हो। बेशक हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, कंटेमिनेटेड का अर्थ है दूषित। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। डैम्प का अर्थ है नम या गीला, वेट स्पाइसी है मसालेदार, चटपटा, तथा अंतिम ऑप्शन पेरिलस का अर्थ है रिस्की या जोखिम भरा। हमारा आंसर ऑप्शन सी, कंटेमिनेटेड, दूषित या मिलावटी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89 आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। हमें बताना है वो ऑप्शन जो दिए गए डिस्क्रिप्शन को एक शब्द से सब्स्टिट्यूट करे। वेरी क्लेवर और टैलेंटेड के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा इंजीनियस। इंजीनियस का अर्थ है बहुत चतुर, बुद्धिमान, बहुत प्रतिभावान। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। इंडिजिनस का अर्थ है स्वदेशी। अगर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है तो स्वदेशी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। स्टूडियस या स्टूडियस का अर्थ है बहुत पढ़ने वाला, बहुत अध्ययन में रत रहने वाला। स्कॉलरली, तो कोई विद्यार्थी अगर स्टूडियस है तो बहुत विद्वान है, बहुत प्रतिभावान है और पढ़ने में रत रहता है। स्कॉलरली अथवा एकेडमिक। अंतिम ऑप्शन हमारे पास बच गया असीजुअस। शब्द असीजुअस का अर्थ है हार्ड वर्किंग या परिश्रमी। विद्यार्थी ध्यान दें, असीजुअस है परिश्रमी, हार्ड वर्किंग। स्टूडियस भी हार्ड वर्किंग है पर पढ़ाई के संदर्भ में स्कॉलरली या एकेडमिक। हमारा आंसर ऑप्शन सी, इंजीनियस ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो अंडरलाइंड शब्द की सही स्पेलिंग देता हो। इट वुड बी प्रूडेंट टू वेट फॉर सम मोर टाइम बिफोर सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रूडेंट का अर्थ होता है विवेकी। ये विवेकी रहेगा, हमारे लिए उपयुक्त रहेगा कि हम प्रॉपर्टी बेचने से पहले कुछ और इंतजार कर लें। शब्द प्रूडेंट की सही स्पेलिंग है ऑप्शन डी वाली। प्रूडेंट का अर्थ है विवेकी, समझदारी पूर्ण। अन्य कोई स्पेलिंग सही नहीं, ना क्वेश्चन स्पेलिंग ना ही अदर ऑप्शंस की स्पेलिंग सही है, जो कि स्पेलिंग है ऑप्शन डी में, प्रूडेंट विवेकी। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91। निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो कि रेखांकित शब्द का सही सिनोनिम या पर्यायवाची बताता हो। द स्टोरीज फ्रॉम द अरेबियन नाइट्स आर इनग्रोसिंग। अरेबियन नाइट्स एक कहानियों का संकलन है, उस पर जो आधारित कहानियां या उससे जो कहानियां हैं, उससे जो ली गई कहानियां हैं, आर इनग्रोसिंग। तो अरेबियन नाइट्स की कहानियां या अरेबियन नाइट्स से ली गई कहानियां काफ़ी इनग्रोसिंग है। शब्द इनग्रोसिंग का अर्थ है बहुत रुचिकर, बहुत दिलचस्प, जिसमें आप तल्लीन हो जाएं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। एब्जॉर्बिंग का अर्थ है बहुत इंटरेस्टिंग, जो आपको तल्लीन कर दें, मगन कर दें। अन्य ऑप्शंस कभी इग्नोर ना करें। स्प्लेंडेड का अर्थ है अद्भुत या शानदार, मैग्निफिसेंट, वंडरफुल। नेचुरल है प्राकृतिक और एग्जॉस्टिंग का अर्थ है थकाऊ। अगर कोई काम एग्जॉस्टिंग है तो वो टायरिंग है, थकाऊ है। हमारा आंसर अंतिम ऑप्शन डी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। जो रेखांकित खंड को सब्स्टिट्यूट कर सके। पढ़ते हैं। No sooner had I finished my final examination that my friends invited me to join them on a trip to Europe. अभी मैंने अपनी परीक्षा, फाइनल परीक्षा जो है वो पूरी ही की थी, अर्थात परीक्षा से मैं फ्री हुआ था। That my friends invited कि तभी मेरे मित्रों ने मुझे कहा कि यूरोप की ट्रिप में मैं उन्हें ज्वाइन करूं। विद्यार्थी ध्यान दें, कंजंक्शन है नो सूनर देन। नो सूनर देन, THAN। ये हुआ ही था कि तभी, जैसे कक्षा शुरू ही हुई थी कि बिजली चली गई। नो सूनर हैड द क्लास स्टार्टेड देन देयर वाज अ पावर कट। हमारा आंसर होगा नो सूनर हैड आई फिनिश्ड माई फाइनल एग्जामिनेशन देन माई फ्रेंड्स कि तभी मेरे मित्रों ने मुझे इनवाइट किया
कि मैं उनके साथ यूरोप की ट्रिप पर जाऊं। नो सूनर दैट नहीं, नो सूनर देन है सही कंजंक्शन। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। नो सूनर दैट माई फ्रेंड नहीं। ऑप्शन सी है नो सूनर व्हेन नहीं। विद्यार्थी ध्यान दें, हार्डली या स्केर्सली के उपरांत व्हेन आता है, नो सूनर के उपरांत देन। अंतिम ऑप्शन डी देन माई फ्रेंड्स। विद्यार्थी ध्यान दें, ये देन गलत है। THEN देन एडवर्ब ऑफ टाइम है जो समय बताता है, जबकि THEN देन एक प्रेपोजिशन है अथवा एक कंजंक्शन है, और ये तब आता है जब हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री हो। सूनर कंपैरेटिव डिग्री है, उसके साथ देन होगा THAN ना कि THEN। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर एंड योर आंसर विल बी द सेगमेंट दैट कंटेन्स इट। पढ़ते हैं द रिच शुड हेल्प पुअर। विद्यार्थी ध्यान दें, एडजेक्टिव्स जैसे रिच, पुअर, इंटेलिजेंट, वीक, इन सब के बाद जब द लग जाता है, उन सबसे पूर्व जब द लग जाता है तो हम पूरे वर्ग या क्लास की बात करते हैं। जैसे द इंटेलिजेंट का अर्थ है बुद्धिमान लोग। जब आप इंटेलिजेंट से पूर्व द लगाते हैं तो ये पूरा वर्ग है। जैसे बुद्धिमान लोग अपना समय नहीं व्यर्थ गंवाना चाहते। द इंटेलिजेंट डू नॉट वांट टू वेस्ट देयर टाइम। सो द इंटेलिजेंट का अर्थ हुआ इंटेलिजेंट पीपल। आप इंटेलिजेंट के पूर्व द लगाएं। इसी प्रकार जब रिच के पहले द है तो द रिच का अर्थ है रिच पीपल, धनवान लोग। हमारा आंसर होना चाहिए द रिच शुड हेल्प पुअर, नहीं द पुअर। द पुअर, पुअर से पूर्व आप जब द लगा देंगे तो पुअर के पूर्व जब द लग जाएगा तो ये हो जाएगा पुअर पीपल, गरीब लोग। द रिच शुड हेल्प पुअर नहीं, द रिच शुड हेल्प द पुअर। अमीर लोगों को चाहिए कि वो गरीबों की मदद करें। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, द पुअर होना चाहिए था। पूरे वर्ग की बात है। द पुअर आप जान चुके हैं, पुअर पीपल के लिए, पुअर नहीं द पुअर। जिस सेगमेंट में एरर है वो है सेगमेंट ए, अन्य किसी सेगमेंट में कोई एरर नहीं। द रिच का मतलब ही है रिच पीपल, हेल्प और शुड में कोई एरर नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94 एक बार फिर से रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स का प्रश्न है। इन खंडों को पढ़ना है और इन्हें सही क्रम में अनस्क्रैम्बल करना है, रीअरेंज करना है। पढ़ते हैं। बिफोर द मूवी स्टार्ट शुड बी देयर एटलीस्ट 15 मिनट्स। द थिएटर मैनेजमेंट रेकमेंड्स। रेकमेंड का अर्थ है अनुशंसा करना, सिफारिश करना। रंगमंच का जो प्रबंध है वो ये सिफारिश करता है, अनुशंसा करता है दैट द ऑडियंस। इतना पढ़ने पर हमें खासा अच्छा अनुमान हो गया है कि किसी रंगमंच या थिएटर का मैनेजमेंट है, प्रबंध है, वो ये सिफारिश करता है, अनुशंसा करता है कि श्रोतागण किसी मूवी के शुरू होने से कम 15 मिनट पहले आ जाएं। जो हमारे पास बेहतरीन लिंक्स हैं वो है DEB और CA। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड डी, द थिएटर मैनेजमेंट रेकमेंड्स। थिएटर मैनेजमेंट जो है, जो रंगमंच का प्रबंध है, वो ये अनुशंसा करता है, सिफारिश करता है दैट द ऑडियंस की श्रोतागण। ई के उपरांत बी शुड बी देयर, आ जाए। कब आ जाए? एटलीस्ट 15 मिनट्स, कम से कम 15 मिनट। और अंतिम खंड सिर्फ ये हो सकता है बिफोर द मूवी स्टार्ट्स। एटलीस्ट 15 मिनट्स, कम से कम 15 मिनट पहले, बिफोर द मूवी स्टार्ट्स। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसमें सबसे पहले डी हो, फिर ई, बी और अंत में CA। ऐसा ऑप्शन है सिर्फ ऑप्शन सी। सबसे पहले सेगमेंट डी और अंत में सेगमेंट ए, बीच में डी के उपरांत ई, फिर बी और फिर सी। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95 आपकी स्क्रीन पर निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। हमें मिला है एक वाक्य जिसमें एक रेखांकित शब्द है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो रेखांकित शब्द का विलोम बताता हो। वाक्य को पढ़ते हैं। वी कैनॉट अचीव सक्सेस अंटिल दीज एंटीक्वेटेड पॉलिसीज आर अमेंडेड। विद्यार्थी ध्यान दें, अमेंड का अर्थ है संशोधित करना, किसी चीज को बदलना। हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक कि ये एंटीक्वेटेड, एंटीक्वेटेड का अर्थ है जो बहुत पुरानी पड़ गई है, बहुत पुरानी, जो अब नहीं चलती। इसके लिए एक बहुत अच्छा पर्यायवाची है आर्केइक। आर्केइक सिनोनिम है, पर्यायवाची है शब्द एंटीक्वेटेड का, पुराना, जो कि चलन से बाहर जा रहा है, आउटडेटेड हो रहा है। हमें चाहिए एंटीक्वेटेड का एंटोनिम, विलोम शब्द। हमारा आंसर निस्संदेह ऑप्शन सी रहेगा।
मॉडर्न का अर्थ है नवीन, आधुनिक, अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। न्यू का अर्थ है नया, करंटली का अर्थ है वर्तमान समय में, करंटली कोई चीज हो रही है तो वर्तमान समय में। आउटडेटेड तो पर्यायवाची है, सिनोनिम है प्रश्न शब्द का, विद्यार्थी ध्यान दें। एंटीक्वेटेड है जो चलन में पुराना है, और मॉडर्न है जो आधुनिक है। न्यू एक अच्छा ऑप्शन हो सकता था, पर मॉडर्न उससे बेहतर ऑप्शन है। आधुनिकता और पुरातनता की तुलना हो रही है। हमारा आंसर ऑप्शन सी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए हमारे पास है क्लोज टेस्ट, अंतिम 5 वाक्य। क्लोज टेस्ट आप जानते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय, जिसे हल करने की विधि से भी आप परिचित हैं। दिए गए पैसेज को पहली बार में हल करने की चेष्टा ना करें, जैसे दिया है वैसे पढ़ें फिर हल करें। यदि समय कम हो, समय अपर्याप्त हो, तो आधा पैसेज पढ़ें फिर उसे हल करें, और हमेशा याद रखें ब्लैंक के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। His only dash was that he had no rifle. राइफल आप जानते हैं, बंदूक। While running away from the village, अपने विलेज से भागते हुए, बिलो नीचे, नीचे गांव होगा, वहां से वो भाग रहा है तलहटी से। He had forgotten his rifle. forgotten है भूल जाना, वो अपनी राइफल भूल गया था in a hurry, जल्दबाजी में। An unpardonable dash, अनपार्डनेबल का अर्थ है जिसे माफ नहीं किया जा सकता, वो अक्षम्य। बट इट वॉज नाउ टू लेट टू मेक अमेंड्स फॉर। टू लेट है, कुछ ज्यादा ही देरी हो गई थी। टू मेक अमेंड्स फॉर समथिंग का अर्थ होता है किसी चीज का प्रायश्चित करना, किसी गलती की भरपाई करना। इफ ही हैड हैड हिज राइफल, हिज परसुअर्स वुड नॉट डैश फॉलोड। विद्यार्थी ध्यान दें, 2 लगातार हेड है, इनमें पहला हेड है हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस का, और दूसरा हेड है मेन वर्ब हैव की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। कंडीशनल टाइप 3 वाक्य है। हेड हेड, हिज राइफल, अगर उसके पास उसकी राइफल रही होती। इस परसुअर से पीछा करने वाले, वुड नॉट डैश फॉलोड हिम विद सच ग्रेट कॉन्फिडेंस। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कोई व्यक्ति है जो भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए, अपनी राइफल भूल गया है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। अब इसे हल करते हैं। His only dash was that he had no rifle. His only regret, उसको एक ही पछतावा था कि उसके पास उसकी राइफल नहीं थी। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। कॉन्सोलेशन का अर्थ है सांत्वना या ढाढ़स, शॉक का अर्थ है सदमा, और जॉय आप जानते हैं आनंद। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। His only regret was, उसको एक ही पछतावा था कि उसके पास उसकी राइफल नहीं थी। While running away from the village below, नीचे अपने गांव से दौड़ते हुए, तलहटी से भागते हुए। He had forgotten his rifle in a hurry, वो जल्दबाजी में अपनी राइफल भूल गया था। He had left behind his rifle. An unpardonable dash, unpardonable है अक्षम्य, एक अक्षम्य लैप्स, लैप्स का अर्थ है चूक या गलती। ये एक अक्षम्य चूक थी, गलती थी। अन्य ऑप्शंस को देख लेते हैं। रिवॉर्ड का अर्थ है पारितोषिक या फिर पुरस्कार या प्रतिफल। क्राइम है अपराध, और यर्न एक बहुत अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें। टू यर्न फॉर समथिंग का अर्थ होता है किसी चीज की इच्छा करना। इफ यू यर्न फॉर मनी, आपकी पैसे की इच्छा है, तो यर्न का अर्थ है इच्छा करना, कामना करना। हमारा आंसर ऑप्शन ए लैप्स ही रहेगा। एक बार फिर से, एन अनपार्डनेबल लैप्स, एक अक्षम्य गलती, बट इट वॉज नाउ टू लेट टू मेक अमेंड्स फॉर इट। अब बहुत देर हो चुकी थी, अब प्रायश्चित नहीं किया जा सकता था, गलती की क्षतिपूर्ति भरपाई नहीं की जा सकती थी। इफ ही हैड हैड हिज राइफल, यदि उसके पास उसकी राइफल रही होती, हिज परसुअर्स वुड नॉट हैव फॉलोड। विद्यार्थी ध्यान दें, वुड, कुड, माइट, शुड के उपरांत हैव होने के बाद थर्ड फॉर्म आती है। एक खंड में कंडीशनल क्लॉज में हेड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, दूसरे खंड या दूसरे क्लॉज में कंडीशनल परफेक्ट वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव आदि के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हिज परसुअर्स, उसका पीछा करने वाले, वुड नॉट हैव फॉलोड, नहीं कर पाते उसका पीछा विद सच ग्रेट कॉन्फिडेंस। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। हेड नहीं, वुड नॉट, कुड नॉट, माइट नॉट आदि के उपरांत हैव होगा। हेड, हैज नहीं, ना ही डिड। अन्य कोई ऑप्शन समीप भी नहीं पहुंचता। हमारा आंसर ऑप्शन डी ही रहेगा। हिज परसुअर्स, उसका पीछा करने वाले, वुड नॉट हैव फॉलोड हिम विद सच ग्रेट कॉन्फिडेंस, इतने आत्मविश्वास से उसका पीछा नहीं कर पाते यदि उसके पास उसकी राइफल रही होती।
ही वुड हैव हिडन बिहाइंड अ रॉक एंड वेटेड फॉर देम, वो छिप जाता, वुड हैव का अर्थ है ये काम वो कर लेता जो अब नहीं कर सकता। ही वुड हैव हिडन बिहाइंड अ रॉक, वो किसी चट्टान आदि के पीछे छिप जाता, एंड वेटेड फॉर देम, और उनका पीछा करता। एज दे केम विद इन हिज राइफल्स रेंज, और जैसे ही वो लोग आते उसकी राइफल की रेंज में, उसके पास उसकी राइफल नहीं थी, यदि उसकी राइफल रही होती तो उसका पीछा करने वाले इतने आत्मविश्वास से उसका पीछा नहीं कर पाते, वो किसी रॉक या चट्टान आदि के पीछे छिपकर उनका इंतजार करता, और जैसे ही वो लोग उसकी राइफल की रेंज में आते ही वुड हैव पिक देम ऑफ वन बाय वन। विद्यार्थी ध्यान दें, फ्रेजल वर्ब पिक समबडी ऑफ का अर्थ होता है किसी व्यक्ति पर निशाना लगाकर उसे शूट करना। तो वो किसी चट्टान आदि के पीछे बैठकर उनका इंतजार करता अगर उसकी राइफल उसके पास होती, और उनको एक एक करके, वन बाय वन का अर्थ एक एक करके निशाना लगा के उनको शूट कर देता। बट नाउ ही कुड डू डैश अबाउट इट, ही कुड डू नथिंग अबाउट इट, अब वो इस विषय में कुछ नहीं कर सकता था, उसके पास उसकी राइफल नहीं थी। ही कुड डू एनीथिंग नहीं हो सकता, समथिंग भी नहीं, मच भी नहीं, ही कुड डू नथिंग, वो कुछ नहीं कर सकता था। अंतिम सवाल आगे बढ़ते हुए, ही कुड डू नथिंग अबाउट इट, ही वॉज अनआर्म्ड, अनआर्म्ड का अर्थ है जिसके पास अपने शस्त्र आदि ना हो, वो निशस्त्र था, हथियारों से विहीन था, निहत्था था। एंड ही हैड टू डैश ऑफ देयर राइफल्स रेंज, वो निहत्था था, हथियारों से विहीन था। एंड ही हैड टू कीप आउट ऑफ देयर राइफल्स रेंज, देयर का अर्थ है उसके पीछा करने वाले। अब वो कुछ नहीं कर सकता था, वो उनका इंतजार करके उनको उड़ा नहीं सकता था अपनी गोली से, और वो निहत्था था। एंड ही हैड टू, उसे करना था, वो बाध्य था क्या करने के लिए, कीप आउट, कि वो दूर रहे, ऑफ देयर राइफल्स रेंज, पीछा करने वाले लोगों की बंदूक की गोली की रेंज से वो दूर रहे ताकि वो खुद को बचा सके। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं, रिव्यू करते हैं। कीप अप, आप जानते हैं किसी चीज को बनाए रखना या जारी रखना, जैसे कीप अप द गुड वर्क। कीप से एक बहुत अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है कोई स्मृति चिन्ह या भेंट, जिसके लिए एक बहुत पॉपुलर सिनोनिम है मेमेंटो। और अंतिम ऑप्शन कीप, आप जानते हैं किसी चीज को रखना। हमारा आंसर ऑप्शन सी कीप आउट ही रहेगा। तो ये था आपका एनालिसिस पेपर 96 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न समथिंग इंपॉर्टेंट फ्रॉम इट। एनालिसिस में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, एनालिसिस में सिखाई गई वोकैबुलरी को नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।